नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सीएस अभिषेक ओझा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉमर्स मेरी जान के ऊपर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं कॉमर्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी का सेट नंबर 9। अब ये सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी है क्या, पहले आप ये देख लीजिएगा। सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी है अकाउंटेंसी की है, यानी कि इसमें जो अकाउंट्स है, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंट हो, चाहे वो पार्टनरशिप अकाउंट हो, चाहे वो कॉर्पोरेट अकाउंट हो, चाहे वो कॉस्ट अकाउंट हो या वो मैनेजमेंट अकाउंट हो। अकाउंटेंसी से रिलेटेड कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से 1500 एमसीक्यू का बेहतरीन संग्रह है सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी। बनाई क्यों गई? ताकि स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बुल्टअप हो। स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस कैसे बुल्टअप होगा? हर एक स्टूडेंट जो कि कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको दो डाउट्स आते हैं। पहला डाउट तो आता है कि सर मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, हर एक टॉपिक के टेस्ट लगा लिए, हर एक टॉपिक मेरे को आता है, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूं, लेकिन जब भी मैं एग्जाम के अंदर जाता हूं तो मेरे को लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूं। उसके दो रीजन होते हैं। पहला रीजन तो होता है कि एग्जाम के अंदर टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं आते हैं। एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन कॉर्पोरेट का रहेगा, एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का रहेगा, कॉर्पोरेट में भी एक क्वेश्चन आपके इश्यू ऑफ शेयर्स का रहेगा और एक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का रहेगा, एक अमलगमेशन का रहेगा। वैसे ही अकाउंट्स में एक क्वेश्चन आपका कंसेप्ट अकाउंटिंग कंसेप्ट से रहेगा, तो एक क्वेश्चन आपका फाइनल अकाउंट से रहेगा, क्योंकि वहां पर सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आपको लगता है कि यार मैंने जो पढ़ा है वो भूल चुका हूं। सेकंड होता है एग्जाम के अंदर पूछे गए क्वेश्चन की लैंग्वेज, और जो एग्जामिनर एमसीक्यू देता है वहां पर अगर आपने उसकी सही से प्रैक्टिस नहीं की है तो आप एग्जाम के अंदर कंफ्यूज होंगे ही होंगे, और आपको आते हुए भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी उन सभी कमियों को दूर करके एग्जाम के अंदर आपके मोटिवेशन को बढ़ावा देती है। आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ जाकर एग्जाम यहां पर दे पाओगे यदि आपने सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी के पूरे 1500 एमसीक्यू को आपने कर लिया है। यहां पर ये जो बुक रहेगी वो हमारी 100% बाइलिंगुअल रहेगी, और ये सभी कॉमर्स के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए ये यूजफुल है। इसमें 1500 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू गिवन है, फाइनेंशियल अकाउंट्स के, पार्टनरशिप अकाउंट के, कॉस्ट अकाउंट के, कॉर्पोरेट अकाउंट के और मैनेजमेंट अकाउंट के। यह मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, आप इसको रीड आउट कर सकते हो। आप हमारी कॉमर्स प्रेप एप्लीकेशन के ऊपर जाकर 399 के अंदर बुक का ऑर्डर कर सकते हो, और 799 के अंदर पूरे 1500 एमसीक्यू जो हम एक्सप्लेन करेंगे उसका वीडियो कोर्स ले सकते हो। तो यहां पर मैं एक बार और बता देता हूं कि भाई ये जो 1500 प्रीवियस ईयर एमसीक्यू है उसको हमने 30 एमसीक्यू का एक सेट दिया है, तो ऐसे करके 50 सेट हो जाते हैं, और ऐसे करके आपको 1500 एमसीक्यू का पूरा एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। 30 में से स्टार्टिंग के जो 10 एमसीक्यू रहेंगे वो मैं आपको यूट्यूब के ऊपर करवाऊंगा, और 20 एमसीक्यू हमारे कोर्स के अंदर रहेंगे। तो आप जरूर से जाकर हमारे इस कोर्स को चेकआउट कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो का पहला कमेंट है उसको जरूर से चेकआउट कीजिएगा, वहां पर मैंने इसकी सैंपल पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई है, आप उसको भी देख सकते हो। और मेरा तो ये मानना है कि हर एक कॉमर्स कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी के पास यह बुक होनी ही होनी चाहिए, है ना। 399 की बुक है, इससे कम प्राइस होगी नहीं इसकी कभी। तो यह बुक आप जितना लेट कर रहे हो उतना ही आप अपना नुकसान कर रहे हो, है ना। एक बार जब आप इस बुक को मंगाओगे तो आपको एक आइडिया होगा कि ये जो 1500 एमसीक्यू जब आप करने बैठोगे तो आपके पास, जब आप डिटेल्ड वीडियो देखोगे तो आपके पास 5000 प्लस ऐसे पॉइंट होंगे जिससे कि डायरेक्टली एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी का सेट नंबर 9। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज, अब यहां पर सिंपल सी देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भाई पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ये पूछ रहा है ना। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन होता है पीवी रेशियो, और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कंट्रीब्यूशन ही डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होता है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स ये आपके पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो जाता है। आई बात समझ में? तो देखिएगा
रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट टू सेल नहीं, प्रॉफिट टू वेरिएबल कॉस्ट नहीं, वेरिएबल कॉस्ट टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, तो यहां पर पहले में आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। सेकंड देखिएगा रिटेन्ड अर्निंग। अब ये रिटेन्ड अर्निंग होती क्या है, ध्यान से देखिएगा। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है, एन इंडक्शन ऑफ, देखो रिटेन अर्निंग का सिंपल सा मैं आपको मतलब बता देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने 100 रुपए कमाए, 100 रुपए में से कंपनी ने 70 रुपए का डिविडेंड दे दिया। 70 रुपए का डिविडेंड देने के बाद में कंपनी के पास खुद के पास कितने बचे, 30 रुपए बचे। ये कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, रिटेन अर्निंग हो जाएगी। तो कंपनी की जो अर्निंग आफ्टर पेइंग डिविडेंड, डिविडेंड देने के बाद में कंपनी की जो अर्निंग होती है उसको आप रिटेन अर्निंग कहते हो। अब देखो ईओक्यू का क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के अंदर बार बार एग्जामिनर पूछता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन अगर ईओक्यू का क्वेश्चन आ गया तो सिंपल सी बात है, आप आंसर दे सकते हो। ईओक्यू का लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूला बताया था 2AO अपॉन सी। आई बात समझ में। एनुअल ऑर्डर कितना आता है, मल्टीप्लाई करना है ऑर्डर कॉस्ट से, 2 को भूल मत जाना, डिवाइडेड बाय क्या करना है आपको जो भी उसकी कैरिंग कॉस्ट आती है। ठीक है, हाँ जी सर जी बिल्कुल समझ में आ गया। यहां पर जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते हो। लेकिन इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा चला गया है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा उल्टा चला गया है। उल्टा कैसे चला गया है इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर उल्टा कैसे चला गया है ये देखिएगा। यह कहता है कि आपका जो ईओक्यू है वो 360 है, मतलब कि यह ईओक्यू गिवन है 360 का। ठीक है, इसके अलावा ये कहता है कि यहां पर ये घर बन जाएगा, 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एनुअल ऑर्डर आपको पता नहीं है, मल्टीप्लाई बाय ओ बोले तो ऑर्डर कॉस्ट। ऑर्डर कॉस्ट कितनी है, 5 रुपए की। नीचे कैरिंग कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 20 रुपए की आ जाएगी। आई बात समझ में। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में जो काम करना है विद्यार्थियों वो मैं पहले आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको क्या काम करना है ऐसे क्वेश्चन में, स्टूडेंट जो गलती करेंगे वही आपको यहां पर गलती सुधारनी है। ऐसे क्वेश्चन में आपको इस घर को हटाना है, और इस घर को हटाना है ना तो आपको इधर 360 मल्टीप्लाई बाय 360 करना पड़ेगा, मतलब 360 का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाकर वो घर आपका हटेगा। क्लियर है बात मेरी। तो 360 मल्टीप्लाई बाय 360 किया तो मेरा आ गया 1,29,200। तो अब आ गया 1,29,200, और ये किस तरह से काम करेगा, 1,29,200। अब यहां पर ये घर हट गया तो यहां पर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 दूनी 10 कर सकते हैं क्या, बिल्कुल सर जी आप कर सकते हो। नीचे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 10 और 20 भी आपस में कटते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। 10 और 20 भी आपस में, ये 1,29,600 है, सॉरी है ना, ये आ जाएगा 1:2। तो अभी इधर कितना है, 1,29,600, और इधर क्या है आपके लिए 1A। तो यहां पर ये जब इधर जाएगा डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1,29,600 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए से एनुअल ऑर्डर आ जाएगा 1,29,200, 1,29,200 नहीं 600 मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 2,59,200 मेरे एनुअल ऑर्डर आ गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सही। तो ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको ईओक्यू गिवन है और एनुअल ऑर्डर पूछता है, तो इस तरह से आपको एनुअल ऑर्डर निकालना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। पहला काम ही क्या है, इस घर को हटाना है। घर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 360 मल्टीप्लाई बाय 360 किया हमने, 1,29,600 आया। फिर इसको सोल्व करेंगे, यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो 5 2 10 आ जाएगा, 10 ए डिवाइडेड बाय 20 आ जाएगा। जब आप इसको काटोगे तो 1:2 आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहां पर डिवाइड में है 2, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1,29,600 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2,59,200 हो जाएगा, 2,59,200 हो जाएगा क्या आपका एनुअल ऑर्डर। आई बात समझ में। तो वार्षिक उपयोग में कितनी इकाइयां यूज होगी, 2,59,200 इकाइयां यूज होगी।
अब यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन अगेन अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी इजी सा भी है। अगर आप बिल्कुल एग्जाम के अंदर लॉजिकल जाओगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। मैं इसको एक बार थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ को, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कहता है, ध्यान से देखना, डेट टू टोटल एसेट्स इज 0.4। मतलब कि अगर आपका डेट है 0.4 तो आपकी टोटल एसेट्स हो जाएगी, टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होती है क्या? हाँ सर जी, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटी इसकी मतलब कि अगर आपकी टोटल लायबिलिटी है 1 की तो आपका जो डेट है, मतलब आपने रुपया उधार ले रखा है 0.4 तो आपका खुद का रुपया कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। यानी कि इस लाइन का मतलब समझिएगा। ये कहता है कि डेट टू टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होती है। वो आपके डेट अगर 0.4 का है तो टोटल एसेट्स कितनी हो जाएगी आपके लिए? 1 की हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। तो अगर मैं कहता हूं कि 1 रुपए की टोटल लायबिलिटीज है, उसमें से 4.4 उधार ले रखा है, तो मेरी इक्विटी कितने की हो जाएगी? तो सिंपल सी बात है, दो तरीके से कैपिटल है तो या तो इक्विटी होगी या डेट होगा। अगर 0.4 इक्विटी 0.4 डेट है तो इक्विटी कितनी हो जाएगी? 1 माइनस 0.4, 0.6 आपकी इक्विटी हो जाएगी। अब क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है? व्हाट इज डेट टू इक्विटी रेशियो? डेट कितना है? 0.4 है और इक्विटी कितना है? 0.6 है। तो यहां पर 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.666 या फिर 7। तो यहां पर आपका डेट इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा? 0.667। तो यहां पर सी आपके लिए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। अब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का क्वेश्चन आया है और अभी तक हमने इस सेट में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का कंसेप्ट नहीं देखा है। तो अभी हम पहले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद में इस क्वेश्चन को करेंगे कि यार ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आई बात समझ में? तो अगर आपको इसका कंसेप्ट देखना है तो बस मेरा ये कहना है कि भाई आप सिर्फ देखो मत, आप साथ में क्या करो, नोट डाउन भी करो, क्योंकि जितना नोट डाउन करोगे उतना ही आपके लिए यूजफुल होगा। और जितने भी नोट्स मैं आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में बना सकता हूं एग्जाम ओरिएंटेड, उतने एग्जाम ओरिएंटेड बनाए। इससे बेस्ट नोट्स आपको, ये कैसे नोट्स है? डायरेक्ट टू द पॉइंट नोट्स है। आई बात समझे? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बेस्ट नोट्स आपके नहीं बनेंगे। देखिएगा रिडम्पशन, ये यहां पर मैं बात करता हूं कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व की। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व दो केस में बनता है। कितने केस में बनता है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व? दो केस में बनता है। एक तो सेक्शन 55 के केस में बनता है और एक सेक्शन 69 के केस में बनता है। सेक्शन 55 कहता है कि जब भी आपको प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना हो, और सेक्शन 69 कहता है जब भी आपको अपने खुद के शेयर यानी इक्विटी शेयर का बायबैक करना हो। यानी कि जब भी कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर को वापस खरीदती है या फिर जब भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर को वापस खरीदती है, तो प्रेफरेंस शेयर को वापस खरीदने पर सेक्शन 55 आएगा और इक्विटी शेयर को वापस खरीदने पर सेक्शन 66 आएगा। तो ये कहता है कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा? अपने प्रॉफिट में से या रिजर्व में से जो भी रिडीमेबल शेयर की क्या कहते हैं, नॉमिनल वैल्यू है ना, फेस वैल्यू जो है ना, उसके बराबर राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में आपको डालनी पड़ेगी। आई बात समझ में? यह आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। यदि प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन प्रॉफिट से किया जाता है तो रिडीमेबल शेयर के नॉमिनल वैल्यू के बराबर की राशि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करनी होगी। बायबैक ऑफ शेयर, व्हेन ए कंपनी परचेज इट्स ओन शेयर्स आउट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ए सम इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर सो परचेज शेल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। आई बात समझ में? पर्पज क्या है इसका? पर्पज है भाई मेंटेन करना कैपिटल का। यानी कि सिंपल सी बात है, देखो क्या होगा, कंपनी में कौन है? एक तो डेट है और एक कौन है? कैपिटल है। तो कंपनी जब खुद की ही कैपिटल को वापस खरीदेगी तो हो सकता है नहीं कि जो उसके डेट यानी कि जो उसके जिन्होंने कंपनी को उधार दिया है उनकी मानसिकता में क्या आ जाए, थोड़ा चेंज आ जाए कि यार कंपनी तो हमारे साथ गलत कर रही है, कंपनी तो अपनी कैपिटल को ही खरीद रही है और डेट के बारे में सोच ही नहीं रही है। तो कंपनी के ऊपर कहा कि भाई जितनी भी आप अपनी कैपिटल खरीदते हो उस कैपिटल के बराबर की राशि आपको कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालनी है, जिससे कि आपकी कैपिटल की अमाउंट क्या रहे, मेंटेन रहे। और उस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को केवल और केवल आप एक ही उद्देश्य के लिए यूज कर सकते हो, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर, मतलब उससे आप अपनी वापस से कैपिटल बढ़ा दोगे। तो फुल्ली पेड अप बोनस शेयर को इश्यू करने के लिए इसका यूज किया जाता है। आई बात समझ में?
ये नोट्स लिख लेना, ये बहुत बेस्ट नोट्स आपके लिए बनाए हैं। अगली बार क्वेश्चन आएगा मैं डायरेक्ट इसका रेफरेंस ही दूंगा। तो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछता है कि भाई कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्यों बनाया जाता है? क्या ये अपनी स्वेच्छा से बनाते हैं? नहीं, लीगल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। बिल्कुल, जब भी आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हो तो वहां पर लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपको प्रेफरेंस शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है उसके बराबर की राशि, आपको कहां पर डालनी पड़ेगी? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डालनी पड़ेगी। तो यहां पर लीगल रिक्वायरमेंट क्या हो रही है? फुलफिल हो करने के लिए आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का यूज करते हो। When debentures are issued at discount, it is prudent to write the discount। देखो, जब भी डिबेंचर्स को आपने डिस्काउंट के ऊपर इश्यू किया है तो आपको क्या करना है? उसके जीवन काल में उस डिस्काउंट को क्या कर देना है? वापस से राइट ऑफ कर देना है। तो यानी कि इन द ईयर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या ड्यूरिंग द लाइफ, सॉरी, इन द ईयर ऑफ इश्यू, जिस साल आपने इश्यू किया है क्या उसी साल इसका रिडम्पशन, उसी साल राइट ऑफ कर दे? नहीं, 5 सालों की भी कोई ऐसी कंडीशन नहीं। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स, जैसे कि कोई डिबेंचर्स आपके ऊपर आपने इश्यू किया तो 1 लाख रुपए के खर्चे हो गए, अब इसको राइट ऑफ करना है। डिबेंचर्स की लाइफ है 10 साल की, मतलब कि 10 साल के बाद में इसको रिडीम कर लेंगे, तो आप हर एक साल 10-10 हजार रुपए का 10-10 हजार रुपए के एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करते रहो। तो ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ डिबेंचर्स आपको क्या करना है? डिबेंचर्स को की अवधि के दौरान ही आपको क्या करना है? उस खर्चे को राइट ऑफ करना है, ना कि जिस साल आपके डिबेंचर्स का रिडम्पशन होता है उस साल। अब देखो, ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। करंट रेशियो है 4:1, यानी कि करंट एसेट्स है 4 जो पता चल रहा है, करंट लायबिलिटीज है 1 ये पता चल रहा है। एसिड टेस्ट रेशियो है। एसिड टेस्ट रेशियो में क्या होता है? करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो। इस क्वेश्चन में क्योंकि इन्वेंट्री है तो सिर्फ इन्वेंट्री को ही मानेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को है ही नहीं, ऐसा मानेंगे। तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री चली जाती है तो आपकी एसक्यू एसेट्स बच जाती है, वो है 3 और करंट लायबिलिटीज है आपकी 1। ये आपके लिए रेशियो बने हैं। आई बात समझ में? तो करंट एसेट्स और क्यूक एसेट्स के बीच में किसका डिफरेंस होता है? ये जो 4 और 3 के बीच में जो डिफरेंस आया है 1 का, वो डिफरेंस किसकी वजह से है? वो डिफरेंस है आपका इन्वेंट्री की वजह से। ये आप पॉइंट ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर कहता है कि अगर करंट लायबिलिटीज है 12,000 की, तो अमाउंट क्वेश्चन इन गिवन 12,000। करंट लायबिलिटीज का रेशियो क्या है? 1। क्या निकालना है आपको? अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का रेशियो क्या है? 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 12,000 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई क्या? देखो सिंपल सी, क्या क्वेश्चन ने क्या कहा? क्वेश्चन ने कहा कि भाई एसिड टेस्ट रेशियो का वैसे तो फॉर्मूला होता है क्यूक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्यूक एसेट्स तो बोले तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर जी प्रीपेड एक्सपेंसेस भी तो हो सकते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिया ही नहीं रखा है तो क्यों टेंशन पाड़ते हो? तो करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री, करंट एसेट्स और क्यूक एसेट्स के बीच का जो डिफरेंस है इस क्वेश्चन में वो क्या है? इन्वेंट्री है। करंट एसेट्स आपकी गिवन है 4 और क्यूक एसेट्स गिवन है 3, तो जो डिफरेंस आ रहा है 1 वो किसका आ रहा है? इन्वेंट्री का आ रहा है। आपको ऐसे समझना है। क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज गिवन है 12,000 की, करंट लायबिलिटीज के नीचे करंट लायबिलिटीज का रेशियो लिखो, वो आया है 1। निकालना क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का रेशियो है 1, आंसर आ जाएगा आपका 12,000। कोई डाउट ऐसे क्वेश्चन में रहना ही नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला है परसेंटेज बेसिस आपको आना ही चाहिए। हमारे कंसेप्चुअल कोर्सेज के अंदर परसेंटेज बेसिस उसको बार बार बताया गया है, इसीलिए बताया गया है कि एग्जाम के अंदर अगर आपको ये आता है परसेंटेज बेसिस आता है, मैं यहाँ पे भी सिखा रहा हूँ है ना, अगर आपको परसेंटेज बेसिस आता है तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी के साथ सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रेंट रिसीव्ड बाय ए ट्रेडिंग कंपनी। देखो एक कंपनी जो ट्रेडिंग कर रही है वो रेंट भी रिसीव कर रही है, तो क्या वो उसके मेन ऑपरेशन से इनकम है? नहीं, वो उसके मेन ऑपरेशन से इनकम नहीं है, इसलिए वो उसके लिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम के रूप में जाना जाएगा। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके द्वारा इश्यू किए जाते हैं? इसके लिए जो सबसे बेस्ट नोट्स है वो आप लिखिएगा, 2 लाइनों के नोट से कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को आईसीएआई के अंतर्गत एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनता है एएसबी। एएसबी की फुल फॉर्म ध्यान में रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड।
कब स्थापना हुई है? 21 अप्रैल 1977 को इसकी स्थापना हुई है, ये भी जरूर से याद रखिएगा। उसके द्वारा, इस निकाय के द्वारा, इस बॉडी के द्वारा, इस बोर्ड के द्वारा क्या किया जाता है? लेखांकन मानक को जारी किया जाता है। लेकिन जो कंपनियां होती है उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सेक्शन 133 धारा 133 के तहत नोटिफाई किए जाते हैं कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होगा और कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इश्यू कौन करता है? वो तो अकाउंटिंग बॉडीज करती है, जैसे कि हमारे यहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। इसके बारे में जरूर से, इसका जो ईयर है 1977 वाला, वो जरूर से लिख लीजिएगा। 21 अप्रैल 1977 एग्जामिनर बार बार पूछता है। 10th क्वेश्चन देखिएगा, वाइल कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर यहां पर पूछा गया है कि भाई रिटर्न का क्या मतलब है। पहले तो आप इसका फॉर्मूला देखिएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की गणना करते समय रिटर्न का अर्थ होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स को पे करने से पहले जो प्रॉफिट आया है वो आपके लिए रिटर्न हो जाएगा। मतलब कि वो आपके लिए रिटर्न हो जाएगा कि आपने कैपिटल लगाई, उसके ऊपर आपने कितना रुपया कमाया इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले। तो यहां पर आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, डिवाइड करते हो आप कितनी की आपने कैपिटल लगाई है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो यानी कि आपने जितनी कैपिटल लगाई है आप उस पर कितना रिटर्न कमा रहे हो, वो रिटर्न देखने के लिए आप क्या देखते हो? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट जो मैंने उधार ले रखा है वो, और टैक्स उधार ले रखा है उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट पे करता हूं, और टैक्स जो मैं कमाता हूं उस पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूं। उन दोनों को डिडक्ट करने से पहले जो मैं कमा रहा हूं वो मेरी रिटर्न मानी जाएगी अंडर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आई बात समझ में? तो द टर्म ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये जो नोट्स मैं बना रहा हूं ना आपको, बहुत ही शानदार नोट्स है। एग्जाम के अंदर यहां से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, ध्यान से रखिए, ध्यान से दीजिएगा, है ना। तो यहां से क्वेश्चन तो आप केवल और केवल ऐसा नहीं कि केवल और केवल एमसीक्यू जड़ी बूटी ऐसे सोकर देख रहे हो, उससे काम नहीं चलेगा। साथ साथ में नोट्स बनाने पड़ेंगे, हैंड रिटन नोट्स बनाने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। अब आपकी क्या कहते हैं, और साथ में अगर आप सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी बुक ऑर्डर कर दोगे तो आपकी पढ़ाई बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा आसान कैसे हो जाएगी? कुछ आपको करना ही नहीं पड़ेगा, आपके पास खुद के पास बुक है। आप पहले क्या कर रहे हो? खुद आंसर खुद अपने तरफ से अटेम्प्ट कर रहे हो। खुद अपनी तरफ से अटेम्प्ट करने के बाद में आप चेक कर रहे हो वीडियो कोर्सेज के थ्रू कि यार मेरा जो क्वेश्चन गलत हुआ है वो क्यों गलत हुआ है, और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए आपको कहीं पर भी नहीं जाना, यहीं पर मैं आपको पूरा उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। आई बात समझ में? तो बुक को जरूर से ऑर्डर आप कर दीजिएगा। तो चलिए 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। वाइल कैलकुलेटिंग द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न का मतलब होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट और टैक्स को प्रॉफिट, इंटरेस्ट जो फिक्स लायबिलिटीज के ऊपर होता है वो, टैक्स को घटाने से पहले का जो प्रॉफिट होता है वो आपके लिए रिटर्न होगा। तो अब 10 क्वेश्चन हमने यूट्यूब के ऊपर फ्री कर दिए हैं। 11 से लेकर 30 क्वेश्चन आपको कहां पर मिलेंगे? कॉमर्स प्रेप के अंदर सीएमजे की एमसीक्यू जड़ी बूटी वीडियो कोर्स के अंदर। उसका लिंक मैंने आपको फर्स्ट कमेंट के अंदर दे दिया है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।